So hello everybody. I hope I'm audible and visible. We are here to revise accounting standard number 28. Notes आपको description में मिल जाएंगे. And let's start. Let's start. Yes. Yes. Impairment of asset. नाम से ही पता होना चाहिए क्या है ये एस का नाम. एस 28 टॉक्स अबाउट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट. सर इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को देखो पूरा एस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं. एम आई क्लियर? यस और नो? ओके सर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज इम्पेयरमेंट. तो मैंने आपको बताया था सर इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज इसकी जो कोई असेट है. पहली बात तो मैंने आपको याद है असेट की डेफिनेशन से स्टार्ट कराया था कि असेट होता क्या है, व्हाट इज असेट. तो आपने बताया था कि सर कोई ऐसा रिसोर्स जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे. फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे. 2 सेकंड ना चालू रखना. सर असेट क्या होता है? असेट जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, दैट इज नोन एज असेट. यस और नो बेटा? अब मेरे को एक बात बताओ कि सर अगर किसी असेट की फ्यूचर में बेनिफिट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होने लगे तो इसकी वजह से उस असेट की वैल्यू कम होने लगेगी. यस और नो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. तो इस वजह से इंपेयरमेंट आता है. इसी को अपन इंपेयरमेंट बोलते हैं कि सर कोई असेट है उसकी बेनिफिट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम होने लगेगी और ये जो वैल्यू कम हो रही है इसी को अपन इंपेयरमेंट बोलते हैं. इंपेयरमेंट ऑफ असेट बोलते हैं. ठीक है. अब एएस 28 में क्या सारे असेट्स का इंपेयरमेंट कवर है? आंसर इज नो. जैसा कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमने पढ़ा है. हम वहां पे फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, है ना. मैंने आपको दिखाया था कि सर 50 का आपका ओपनिंग स्टॉक है, 40 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है. लेकिन दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, हम जब क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, फाइनल अकाउंट्स में, तो हम 36 पे रिकॉर्ड करेंगे या 40 पे? आंसर इज हम 40 पे रिकॉर्ड करते हैं. और इस वजह से ये 4 का प्रोविजन हम बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि 4 का यहाँ पे इंपेयरमेंट था. ये कौन हमें बताता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ये बताता है AS2. ये बताता था AS2. तो इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री एक एसेट है तो सर असेट का इंपेयरमेंट तो AS 28 में दिया हुआ है, लेकिन कुछ असेट्स ऐसे भी हैं जिनका सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंपेयरमेंट गिवन है. एक इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया, इन्वेंट्री का आप इंपेयरमेंट ऑटोमेटिकली पढ़ चुके हो. कब? AS2 में. इट इज नथिंग बट इंपेयरमेंट ओनली ना. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. यस और नो? क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं जितने भी लोग यहाँ पे एग्जाम देने बैठे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है 40 और उसकी एनआरवी है 36. मुझे बताओ अगर मार्केट में आप उस इन्वेंट्री को बेचने जाओगे तो कितना आप रिकवर कर पाओगे? जल्दी मुझे चैट बॉक्स पे बता दो. सर 36. इसका मतलब इसकी रिकवर, इस इन्वेंट्री की रिकवरेबल अमाउंट 36 ही है ना. यस और नो? तो हम 4 से इसको कम कर देंगे और कम करने के लिए अपन क्या करेंगे? पीओरएल में एक प्रोविजन बना देंगे. लेकिन ये एएस 28 में कवर नहीं है. इन्वेंट्री का इंपेयरमेंट AS2 में कवर है. डन? ओके सर, स्कोप क्या है? इंपेयरमेंट की डेफिनेशन समझ में आई? सर एक और आपने बताया था, याद अच्छा एक और एसेट का मैंने बताया था आपको, याद है? डेटर. मुझे 100 रुपए के मेरे डेटर्स हैं और 10 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है. कहना इसे मुझे एक्चुअल में रियलाइज कितने होने वाले हैं? 90. सर ये 90 रियलाइज होने वाले हैं. इसका मतलब 10 से मैंने इंपेयर करा है अपने डेटर्स को. एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? ओके. लेकिन क्या वो AS 28 में कवर है कि नहीं? नहीं कवर है. नहीं कवर है. देखना स्कोप. फॉलोइंग एसेट्स आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. AS 28 के बाहर है. कौन कौन से? इन्वेंट्री क्योंकि AS2 है. इन्वेस्टमेंट AS 13 आपसे बात करता है. करंट नॉन करंट का रिक्लासिफिकेशन याद आ रहा है? हाँ. डीटीए के लिए पूरा एक असेट AS 22 दिया है. डेटर्स अगेन बाहर है. लोन्स बाहर है. लीज AS 19. इंटेंजिबल 26. बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन AS 10 वाले, मतलब बायोलॉजिकल एसेट सारे के सारे अदर देन जो AS 10 में कवर है वो भी इस एस से बाहर है.
तो कहना ही से जितने भी टाइप के असेट्स हैं वो सारे के सारे इस AS28 में कवर होते हैं, उनका इम्पेयरमेंट, एक्सेप्ट ये 8। और याद रखना, रटना मत, कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं कि जिन 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 असेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इसमें कवर नहीं होते, तो इस चक्कर में आप गलती करके आ जाओगे कि पीपीई भी इसमें कवर नहीं होता। आंसर इज नो, पीपीई कवर होता है। पक्का? एम आई क्लियर? आगे बढ़े? ओके सर, तो ये हमारा स्कोप खत्म हो गया, डेफिनेशन खत्म हो गई, क्या कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? सर टू इंश्योर दैट द असेट्स आर कैरीड इन द बैलेंस शीट एट मोर देन assets are not carried in the balance sheet at more than its recoverable amount। assets की जो recoverable amount है, जो NRV है जिसको अपन बोलते हैं, या फिर recoverable amount, इस AS के हिसाब से recoverable amount बोलते हैं, recoverable amount से ज्यादा पर asset balance sheet पे रिकॉर्ड ना हो। मतलब याद रखना, मान लो कोई पीपीई है और उस पीपीई का, ये नीचे एग्जांपल ही दिया ना, कैरिंग अमाउंट है 500 और उसको अगर आप बेचने जाओ तो वो मार्केट में हो सकता है 700 रुपए तक में बिक जाए। तो कहना ही थे इस असेट से मैं कितना बेनिफिट ड्राइव कर सकता हूं? कैरिंग अमाउंट 500 दिख रही, मतलब 500 तक का, लेकिन अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो हो सकता है 700 तक। रिकवरेबल अमाउंट इज नथिंग बट जितना मैं रिकवर कर सकता हूं उससे। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। इफ इट इज पीपी देन वी विल रिकॉग्नाइज रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 200। व्हाई? क्योंकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट 700 है, कैरिंग अमाउंट 500 है, तो कहना इसे रिवैल्यू कर देना चाहिए उस asset को। पक्का? समझ आया कि नहीं? आगे बढ़े? ओके सर, लेकिन ड्रामा यहाँ चालू किया। कैरिंग अमाउंट कितना है? 500। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 400। कहना इसे मुझे 100 रुपए से असेट को कम करना पड़ेगा। ये 100 रुपए का मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस है, तो इसको आज ही प्रोविजन में डाल दो। और प्रोविजन में डालोगे तो उस प्रोविजन का नाम क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस। इट इज नॉट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं है ये, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं है। हमें असेट को रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आना है। अच्छा सर, कैरिंग अमाउंट 500 है, रिकवरेबल अमाउंट 800 है, कोई दिक्कत नहीं। कैरिंग अमाउंट 500 है, रिकवरेबल अमाउंट 300 है, दिक्कत है, असेट को कम करो। और जितने से कम करोगे उसका प्रोविजन डालोगे इम्पेयरमेंट लॉस के नाम। एम आई क्लियर? मुझे बताओ एएस में का ये इनिशियल जो मैंने बहुत जीरो से रिवीजन स्टार्ट किया, यहां तक पूरा समझ में आ गया बच्चों? कंफर्म इन द चैट बॉक्स। सर अभी तक तो हमें सब समझ में आ गया। सर हाउ टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस? देखो याद रखना दोस्तों, याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट जो अपने को गिवन रहेगी, है ना? या तो अपने को कॉस्ट गिवन रहेगी और कॉस्ट से हम कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ सब्सिक्वेंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना हो तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट अवेलेबल है, उसमें से हम रिकवरेबल अमाउंट को लेस करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे? जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से ज्यादा है तब। तो इधर, अच्छा ये रिकवरेबल अमाउंट है, अब ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। इस एएस में ये बताया गया रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाल। या तो आप असेट को बेचने जा रहे हो, या बेचने जा रहे हो, अब ये आपको एस्टिमेट करना है रिकवरेबल अमाउंट। इसके लिए दो फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? दो फैक्टर्स हैं। या तो आप उस एसेट को बेचने जा रहे हो, या फिर आप उसका यूज करने वाले हो और कितना उससे यूज करके जनरेट कर सकते हो कैश फ्लो। बेचने जाओगे तो मार्केट से कितनी वैल्यू में वो बिकेगा, कहना इसे दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू। हेलो, जब आप एसेट को बेचने जाओगे तो मार्केट से जो प्राइस आपको मिलेगा दैट इज योर फेयर वैल्यू, और बेचने तक का जो खर्चा है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट टू डिस्पोज। तो आपको, अगर आप बेचने जाते हो एसेट, अगर आप बेचने जा रहे हो एसेट को, तो आज आप बेचने का सोचा, मैंने सोचा यार ये मेरी जो कार है ये मेरी बिजनेस के काम आती है, मेरे लिए एसेट है, पीपी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको अगर आज मैं बेचने जाता हूँ तो मेरे को कितने में कितना रुपए ये देगी। अगर मैं सिर्फ सोच रहा हूँ ऐसा और मार्केट में बस पता कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि फेयर वैल्यू उसकी, फेयर वैल्यू ऑफ द प्राइस कार, और उसमें बेचने तक के जो खर्चे हैं वो लेस कर दूंगा मैं उसमें से। कहना ही से मेरे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। सर एक और चीज, इस कार को मैं कितना यूज करके कितने कैश फ्लो जनरेट कर लूं, तो उसको अपन बोलते हैं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज व्हाट? वैल्यू इन यूज क्या होता है? कार को, असेट को मैंने कितना यूज कर लिया और उस यूज करने से मेरी एंटिटी पे कितने कैश फ्लो उस कार की वजह से जनरेट हो गए, तो दैट इज नोन एज वैल्यू इन यूज। मतलब उस असेट से कितने कैश फ्लोज जनरेट हो सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं वैल्यू इन यूज। ये दोनों अपन एस्टिमेट करके निकालेंगे और इन दोनों में से जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर इज अवर रिकवरेबल।
ये ड्रामा समझ में आया? मतलब सर इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे? कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो हम निकालेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? कैश फ्लो कितना उस एसेट से जनरेट कर सकते हैं, विच एवर इज हायर। ओके, दैट इज अवर रिकवरेबल अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दिस इज इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन सर क्या हर समय अपन इम्पेयरमेंट लॉस निकालते बैठे? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं हर समय इम्पेयरमेंट लॉस निकालते बैठूंगा? नहीं। मैंने याद है आपको एक एग्जांपल दिया था जॉन्डिस वाला। मेरे को जॉन्डिस हुआ था, मैं गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा था, मैंने उसकी आंखों में देखा था, और वो एक मोमेंट बन गया था। और उस मोमेंट में डॉक्टर ने मुझे बोला, तुझे पता है क्या हो रहा है तुझे? मैंने कहा कुछ कुछ हो रहा है, तुम नहीं समझोगी। बोले नहीं 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 नहीं, तेरे को जॉइंटिस हो रहा है। तो ऐसे ही ऐसे ही दोस्तों इंपेयरमेंट के भी इंडिकेटर है। कहना इसलिए मुझे जॉइंटिस हुआ था तो मुझे जॉइंटिस के इंडिकेटर्स दिखे थे डॉक्टर को? जॉइंटिस के इंडिकेटर्स दिखे थे? यस नो? क्या थे इंडिकेटर? सर आईज आपकी येलो हो गई थी। वैसे ही इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट दिखेंगे। वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो अपन समझेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कैन आई से इंडिकेटर्स अगर दिखेंगे तो फिर हमें इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा। और इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगाएंगे? जब हमें उसके सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स मतलब इंडिकेटर। समझ पा रहे हो? याद आ रहा है? ये एस टफ है बहुत इजी, लेकिन बहुत इजी होगा। देखना, लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल व्हेन वी विल बी कवरिंग दिस एस इन अनदर 45 मिनट्स। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एस इजी बनाया कैसे जा रहा है। ओके ओके, तो मुझे बताओ, मेरे को एक बात बताओ सर, इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स दिखेंगे तो अब हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और इंपेयरमेंट टेस्ट पॉजिटिव आया तो कहना है मुझे इंपेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा। बहुत मजा आ रही है? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब सर इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। बट इंटरनल की अगर मैं बात करूं, इंटरनल की अगर मैं बात करूं, तो दैट इज विद इन द एंटिटीज कंट्रोल। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आई? यहां तक सब साथ में है? कैन आई से लाइफ इज ब्यूटीफुल टिल नाउ? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज कंफर्म ऑल माय सीए फाइनलिस्ट। ओके सर, एक्सटर्नल 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 इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सर मार्केट प्राइस गिर गई, क्या सर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से गिरी? नहीं। मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है, आपका क्या वैल्यूएशन है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उस बेसिस पे आपकी मार्केट प्राइस आती है। तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर। सर आपके देश की पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज हो गया जिससे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। सर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, एक्सटर्नल इंडिकेटर हो गया। सर लीगल एनवायरमेंट, लॉ बदल गया। पहले जो मशीन आप यूज कर रहे थे आज वो बैन है। हाँ बैन है, तो क्या आप उसको यूज कर सकते हो? नो, दैट इज यूजलेस। हाँ, कैन आई से यू नीड टू इम्पेयर द एसेट? डोंट यू अंडरस्टैंड इट? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस यस बेटा। तो गाइस, हमने यहाँ पे देखा चेंज इन पॉलिटिकल टेक्निकल लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। अच्छा एक और चीज, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो जाना, इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कब होता है? जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब कि मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब लोन्स क्या सस्ते दामों पे मिलेंगे या महंगे दामों पे? महंगे दामों पे, है ना। डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज डिक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर नेट एसेट्स में डिक्रीज है तो कहना इसे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो कैन आई से दीज आर व्हाट? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? हंस लो पहले, अच्छे से ब्लश कर लो, रिवीजन तो होता रहेगा। ओह नाइस। तो मैं नॉर्मली हंस रहा हूँ, आप लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर, नथिंग एल्स। इंटरनल इंटरनल इंडिकेटर्स हम समझेंगे अब। और इंटरनल इंडिकेटर्स में मान लीजिए एसेट डैमेज हो गई, एसेट के यूजेस पैटर्न में ही चेंज हो गया। सर डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, पहले ये एसेट 1,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा के देती थी,
1000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा के देती थी, तो वैसे ही अब ये 1000 का नहीं 500 करोड़ का कैश फ्लो दे रही, तो कहना ही से डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। कुशल का डाउट है सर डिक्रीज इन नेट एसेट कैसे हो, बेटा डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, मतलब मार्केट में आपकी छवि खराब हुई, तो कहना ही से आपके नेट एसेट वैल्यूएशन भी कम होगा, तो ये मार्केट की वजह से हुआ ना। ओके, तो दीज आर दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिकेटर्स। ये सीए फाइनल लेवल पे बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लो, फटाफट से इसको एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर्स को एक साथ फटाफट से पढ़िए, पूरे 2 मिनट है आपके पास। नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन समथिंग न्यू। सर आपने ये तो बता दिया कि इंपेयरमेंट होता क्या है, आपने ये भी बता दिया AS28 किस पे नहीं लगेगा, आपने ये भी बताया कि इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट के लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर हम कंसीडर करते हैं। अच्छा सर, सर कब इंपेयरमेंट लॉस कब इंपेयरमेंट चेक करना पड़ेगा, जब उसके सिम्टम्स देखेंगे, इंडिकेटर्स होंगे, इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। तो अब हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये समझना है। सर इंपेयरमेंट लॉस के लिए ना 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी अपने को, 2 एंट्री पास करेंगे और साथ में हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखेंगे जिससे कि हमें अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी। सर पहली चीज इंपेयरमेंट लॉस हुआ, मान लो इंपेयरमेंट लॉस हुआ 100 रुपए का, तो आपने एंट्री पास करी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, और इस इंपेयरमेंट लॉस को आपने सेट ऑफ कर दिया इधर पीओरएल एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व एज द केस में बी, एज द केस में बी। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉस है ये लॉस कौन बियर करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस से ही बियर होगा कि नहीं, वहां पे कौन बियर कर सकता है सर, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल और दूसरा दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व एज द केस में भी। सर केस कैसे पता चलेंगे अभी अपन देखते हैं। सर ये देखो, मान लो कैरिंग अमाउंट 50,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 60,000 है, मुझे बताओ यहाँ कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो AS28 बोलता है कि कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं। सर कैरिंग अमाउंट 50,000 है, रिकवरेबल अमाउंट 35,000 है, कैन आई से नाउ दिस इज द इंडिकेशन, यहाँ पे इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ। सर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, मुझे पता चला 15,000 का इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है, यस और नो, यस नो, ठीक है सर, ठीक है सर, एंट्री पास करी मैंने, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 15,000 और पीओरएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस 15,000। क्या इसमें कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था, तो हमने पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस कहां से बियर करवाया, स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से। यहां तक सब साथ में बच्चों, ओके। सर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और एग्जाम्पल नंबर 5 में हम गए, हमने देखा सर रिकवरेबल अमाउंट 70,000 की है, कैरिंग अमाउंट 80,000 की है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहा है। ये रिवैल्यूएशन क्यों आ रहा होगा, कभी ना कभी कोई पीपीई इंक्रीज हुई होगी, तो उसका ये बैलेंस आ रहा होगा, यस और नो, ये हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अरे हाँ या ना बच्चों, हाँ सर। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमको घबराना नहीं है, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, हमें दो चीजें कंपेयर करनी, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट। सर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है या कम है, सर कम है, मतलब यहाँ इंडिकेटर दिखा, कितने का इंपेयरमेंट लॉस आया, 80 माइनस 70, 10,000 का। इस 10,000 में पहली एंट्री हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है 10,000। लेकिन सर 6,000 का हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या, क्या हम पीपीई के इंपेयरमेंट में रिवैल्यूएशन रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि याद है जब मैंने आपको AS10 रिवाइज करवाया था या पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था, जब असेट अपवर्ड रिवैल्यू होती है तो हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, बताया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर वो कभी डाउनवर्ड रिवैल्यू होगी या फिर असेट में कोई लॉस होगा तो हम उस पर्टिकुलर असेट का रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूटिलाइज कर देंगे, सेट ऑफ मार देंगे,
यस नो? तो कहना ही ये आरआर बना ही उसी पर्पस के लिए था। तो आप क्या करेंगे, 10,000 का जो इंपेयरमेंट लॉस है ना, इसमें से शुरुआत के 6,000 अपन किससे यूटिलाइज कर देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, बाकी का पीआरएल से। तो पीआरएल वाली फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये 2 इंपेयरमेंट लॉस। कहना इसे लाइफ इज ब्यूटीफुल टिल नाउ? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। नाउ सर नेक्स्ट केस, ये आप बताओगे सर कितना इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है? तो कैरिंग 50, रिकवरेबल अमाउंट 45, तो कहना इसे 5,000 का इंपेयरमेंट लॉस। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व ही आपका कितना है, 8, तो पूरा का पूरा 5,000 इससे यूटिलाइज कर दो, सिंपल। वही किया है, वही किया है, खत्म। क्या मैं प्योरल यूज करूं? नहीं करना ना, रिवैल्यूएशन से ही खत्म हो गया। मतलब सर आप ये कह रहे हो रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो उसे पहले यूटिलाइज करने का? यस। ये मजा आया तुमको? ये मजा आया? और ये जो मजा है सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने अगर किसी एग्जाम्पल में 3-4 कलर के पेन यूज करे हैं, हाँ, वो भी अपन देखेंगे ना, वही देखने जा रहे हैं बेटा, वही देखने जा रहे हैं, तुम टेंशन ही मत लो। सारी चीजें मैंने कराई हैं, तुम टेंशन ही मत लो। बैलेंस शीट, नॉन बैलेंस शीट, सब कुछ। बैलेंस शीट में ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? हमारा भाई आके कराया है, कोई नया? मैं बेटा इंडेक्स 36 बहुत डीप में पढ़ाता हूँ फाइनल में, एस 28 मेरे लिए कुछ भी नहीं है। टेंशन ही मत लो, तुम मेरे से भले ही पहली बार पढ़ रहे हो, फाइनल वालों से पूछना। चलो, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट है आपके पास 100। ध्यान से समझना भी एग्जांपल, ये अगर आपको समझ गया ना, तो आपका आधे से ज्यादा एस 28 खत्म हो गया, आपका हेडेक ही खत्म हो गया है। ध्यान समझना सर, कॉस्ट, अब ध्यान सुनो, कॉस्ट है आपका 100, ठीक है? आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन एसएलएम दिया हुआ है। 3 साल तक डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, ₹10 ओनली, यस नो? तो कैरिंग अमाउंट ऑन 4th ईयर की बिगिनिंग पे कितना हो जाएगा, 70, 70 हो जाएगा। उस दिन पर हमें पता चलता है हमारा असेट की फेयर वैल्यू 110 है, तो कहना से मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 से बढ़ाना पड़ेगा, और मेरी बुक्स में रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ जाएगा, 40 का। ना रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई मेरी, 110। सर 110 कैसी हुई, 70 प्लस 40, 110। अब मुझे एक बात बताओ, इस 110 पे ही डेप्रीशिएशन लगेगा ना, तो कितने का डेप्रीशिएशन लगेगा, 10 का या 11 का, 11 का। और मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 99। जैसे ही कैरिंग अमाउंट 99 आई, मुझे पता चला इस असेट से रिकवरेबल अमाउंट है मेरी सिर्फ 39। मुझे बताओ मुझे कितने का इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, सर 60 का, सिंपल। यस, बट यहां पर एक नई चीज अब मैं ऐड कर रहा हूं चार्टर्स। पहले हम कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे थे, 10 रुपए पर एनम। आफ्टर रिवैल्यूएशन हम एक्सेस में डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं, कितना एक्सेस, ₹1, ₹1। और याद है एएस 10 में हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, एएस 10 में हमारे पास दो ऑप्शन होते थे। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि जो हमारा डेप्रीशिएशन 11 का लगा वो तो लग गया, इस डेप्रीशिएशन को हम पूरा का पूरा या तो हम पीओरएल से सेट ऑफ मार दें, या अगर बुक्स में रिवैल्यूएशन है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम रिवैल्यूएशन से चार्ज करें, बाकी का पीओरएल से चार्ज। दो ऑप्शंस थे हमारे पास एएस 10 में, ठीक है? तो हमें दोनों सी, अब हमारा इस पे इंपैक्ट क्या है, देखो इंपैक्ट पता क्या होगा बेटा, इंपैक्ट ये होगा कि अगर मान लो आपने ऑप्शन नंबर, आपके पास कितना रिवैल्यूएशन बचा था यहाँ पे, 40। अब आपका यहाँ पे एक्सेस कितना लगा, 11। अगर आप ऑप्शन 1 जिसमें आप रिवैल्यूएशन टच भी नहीं कर रहे, तो इस केस में आपका रिवैल्यूएशन 40 ही बचेगा। बट ऑप्शन 2 में आपका रिवैल्यूएशन 39 बचेगा, क्यों? क्योंकि एक आपने रिवैल्यूएशन से ही चार्ज कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री देखना, ऑप्शन 1 में इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 60, और दूसरे में रिवैल्यूएशन रिजर्व 40, पूरा यूटिलाइज कर ला, पूरा यूटिलाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेप्रीशिएशन को रिवैल्यूएशन से टच किया ही नहीं था, पूरा का पूरा हमने पीओरएल पे भेज दिया था। ये बात समझ में आई कितने बच्चों को? और सेम अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस 39 बचा,
मुझे बताओ 60 का इम्पेयरमेंट है, मैं सिर्फ 39 का ही रिवैल्यूएशन यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो बाकी का रिमेनिंग प्योरेंस। ये बस डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट था। ये अगर समझ में आ गया क्या सर, दोनों अप्रोच हमें कैसे पता चली कि एग्जाम में कौन सी फॉलो करनी है? बेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में क्या लाइन गिवन रहेगी ध्यान से समझना, एक्सेस एक्सेस डेप्रीशिएशन शुड बी चार्ज विद रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका मतलब आपने जो एक्सेस 1 रुपए का डेप्रीशिएशन है वो रिवैल्यूएशन से भी एडजस्ट किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो आप ये मान के चलना आपने पूरा का पूरा प्योरल से सेट ऑफ किया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके डन। ये इंपैक्ट समझ में आया सर? बैलेंस शीट में बताओ ना, बैलेंस शीट में बताओ ना, जब से मैं डेफिनेशन बता रहा था, जब से मैं डेफिनेशन बता रहा था इंपेयरमेंट की, तब से सब पूछ रहे थे बैलेंस शीट में कैसे आएगा। बैलेंस शीट में आपको शेड्यूल 3 में भी बता चुका हूं मैं कि पीपीई की कॉस्ट लेस उसका अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, तो कहना इसे ऑटोमेटिकली जो रिकवरेबल अमाउंट है वही हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। यस नो? आफ्टर इंपेयरमेंट जो मेरी रिकवरेबल है अमाउंट और वही मेरी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। आया गया? पक्का? डन। ये था पूरे AS28 का बेसिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड, जिसमें हमें मेजरली ये पढ़ना है, और इसको भी पढ़ेंगे सीजीयू को, सीजीयू को भी उतना पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में। हाँ, आपको आता नहीं है क्या? नहीं आता तो बहुत है, मैं तो पढ़ा दूं रात भर, मेरे को क्या दिक्कत है, तुम देख लो। ठीक है, #7 तक कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं? पिछले 25 मिनट में मैंने आपको पूरा AS28 का पूरा बेसिक समझ करवा दिया। फटाफट से एक बार रिवैल्यूएशन वाला पार्ट देख लो, इसमें हैश ये इस एग्जांपल में एंट्री देख लो एक बार, प्रॉपर एक बार देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, और देखने के बाद आप आराम से मेरे को यस टाइप करना तो मैं आगे बढ़ू। नाउ नाउ चार्टर्ड्स हम गए हैं कहां पे? ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे आप देखना इस स्टैंडर्ड के ओवरव्यू में क्या है। दो पार्ट्स में मैंने इसको बांट दिया, एक है इंडिविजुअल एसेट, एक है सीजीयू। सीजीयू और इंडिविजुअल एसेट, पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल एसेट के बाद। इंडिविजुअल एसेट के केस में इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा? सर कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट, कोई नई बात बोलने का ना। ओके सर, कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? इनिशियल कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन टिल द डेट ऑफ इंपेयरमेंट, वो आ जाएगी हमारी क्या? कैरिंग अमाउंट। यस नो? हाँ। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, तो दोनों को निकालना है। तो मुझे आपको बताना है व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज कॉस्ट टू डिस्पोज एंड व्हाट इज वैल्यू इन यूज। स्टार्टेड। अब अपने को फेयर वैल्यू समझना है, कॉस्ट टू डिस्पोज समझना है, वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा वो भी समझना है। सर ध्यान समझना, सर फेयर वैल्यू क्या है? मैं आज असेट बेचने गया, है ना, मैं आज असेट बेचने गया, सामने से किसी ने परचेस करने, किसी को परचेस करना होगा, उसने जो प्राइस मुझे कोट करी, उस मार्केट में जो मुझे प्राइस कोट की गई फॉर द परचेज ऑफ असेट एंड आई एम सेलिंग द असेट, दैट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, दैट इज नथिंग बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट। कैन आई से यस और नो? आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हो? तो इट इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस ऑफ द सेलिंग फिक्स्ड असेट और प्राइस एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज। हाउ मेनी? टू। डन? ओके सर, लेकिन कॉस्ट टू डिस्पोज क्या होता है? कॉस्ट टू डिस्पोज, आप जब असेट बेचने गए तो खर्चा लगेगा ना बेचने तक का, यस नो? तो दैट इज कॉस्ट टू डिस्पोज या कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कमीशन, ब्रोकरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन याद रखना इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? इनकम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट, बस। सर ये आप क्यों बताते हो? क्योंकि देखो ये दिया भी है थ्योरी में, दूसरा ये फाइनल में, मतलब जो इम्पेयरमेंट का एएस है उसमें ना पूछ लेते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अब बताओ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं? तो अपन क्यों छोड़ें भाई, कोई मौका क्यों दें किसी को कि हमारे मार्क्स काट लो, समझे? तो अपने को ये भी पढ़ना है। सर क्या क्या है? सीधी सीधी बात, नॉर्मल खर्चे, कमीशन, हाँ, ब्रोकरेज, हाँ बेचने के लिए ब्रोकरेज भी दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ सर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, हाँ, लेकिन सर इनकम टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट,
डन। चार्टर्ड यहां तक समझ में आया कि नहीं? अरे चार्टर्स यहां तक समझ में आया कि नहीं? इसके लॉजिक पे क्यों, लॉजिक पे नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने पास सिर्फ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, जितना अपना एग्जाम में काम हो जाए। सर इसके बाद आता है वैल्यू इन यूज। याद रखना, वैल्यू इन यूज से मैंने आपको क्या बताया था, आप असेट को कैसा इस्तेमाल करोगे और उससे असेट कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा, दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज। तो कहना ही से मुझे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे असेट से, प्लस सेल्वेज वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैं एस्टिमेट कर रहा हूं तो मुझे आज की डेट पे चाहिए। तो कहना ही से आई नीड टू कंसीडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग दी कैश फ्लोज टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। यस और नो? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर असेट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, मान लो रशिया में असेट रखा है हमारा, रशिया में, इसलिए तो बेटा बोला ट्रांजेक्शन टैक्स है, यहां लिखा है कि वहां पे है ना। मुझे बताओ असेट हमारा कहां सिचुएटेड है, रशिया में, कहना इसे वहां पे रूबल्स चल रहे हैं, अरे वहां की करेंसी क्या है, रूबल्स। मुझे बताओ, अब ध्यान समझना, इफ असेट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया देन हमें सारे के सारे कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी, हमारे लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है, रूबल, क्योंकि हम रशिया में, असेट कहां पे सिचुएटेड, रशिया में, तो उसके इंपेयरमेंट के लिए मुझे वैल्यू इन यूज निकालना है। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए कहना इसे चार्टर्स मुझे फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, तो रूबल्स में निकालूंगा मैं। उसके बाद जो डिस्काउंटिंग रेट है वो भी फॉरेन कंट्री, मतलब रशिया की फॉरेन, रशिया इज अ फॉरेन कंट्री, और वहां की मैं डिस्काउंटिंग रेट लूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लूंगा, ठीक है सर। और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यू इन यूज फॉरेन करेंसी, तो मेरी रूबल्स में आ जाएगी वैल्यू इन यूज। अच्छा, इसको मैं क्या करूंगा, इंडियन रुपीज में, आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा, और क्या कौन सी रेट लूंगा, एक्सचेंज रेट लूंगा ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट वाले दिन पे, इम्पेयरमेंट की डेट पर जो एक्सचेंज रेट है उससे मैं इंटू कर दूंगा, तो कहना इसे वैल्यू इन यूज इंडियन करेंसी में आ जाएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ या ना? मतलब सर आपको वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लो फॉरेन करेंसी, हाँ, कैश फ्लोज के अलावा क्या करना है, कैश फ्लोज के अलावा क्या करना है सर, डिस्काउंटिंग रेट भी उसी कंट्री की लेनी है, वैल्यू इन यूज आ गया, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, कौन सी एक्सचेंज रेट पे, डेट ऑफ इम्पेयरमेंट पे, बस। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, तो अपन को ये सब करना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह निकालना है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर गिवन है तो याद रखना जो कैश फ्लोज हैं उनको हम पहले इंटू करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर से, और फिर इंटू करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से, टू ब्रिंग इट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर गिवन है तो कैश फ्लो से उसका इंटू कर दो, उसके बाद उसकी डिस्काउंटिंग करो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये सब क्लियर है कि नहीं? पूरा याद आ गया, क्रिस्टल क्लियर, हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा था, हाँ या ना? बहुत बढ़िया सर। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं, और ये कंप्लीट आपको एक एग्जॉस्टिव नॉलेज दे देगा। अच्छा, एक चीज याद रखना दोस्तों, एक चीज याद रखना, इंपेयरमेंट निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, कौन सी दो चीजें फटाफट से बताओ, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, है ना। कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आराम से, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, आ गई अपनी कैरिंग अमाउंट। बट रिकवरेबल के लिए दो चीजें अगेन, कौन सी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया ही नहीं है तो मैं रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे तो विच एवर इज हायर चाहिए। तो याद रखना, फिर हम कुछ भी फेयर वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम वैल्यू इन यूज को ही मान लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज नहीं गिवन है, सिर्फ वैल्यू इन यूज दिया है, तो हम वैल्यू इन यूज को ही हम क्या मान लेंगे, रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे। सर मान लो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज गिवन है, वैल्यू इन यूज नहीं गिवन है, तो अब हम कैसे रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे चार्टर्स, बताओ। वापस से क्वेश्चन वापस से सुनना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें
पता है, लेकिन वैल्यू इन यूज नहीं पता है। वैल्यू इन यूज नहीं पता है, ना हमें कोई कैश फ्लोज गिवन है। आप बोलो। नो। याद रखना चार्टर्स, चार्टर्स याद रखना। इफ if fair value less cost to sale is not available, then recoverable amount equals to value in use। ठीक है। but if value in use is not available and fair value less cost to sale is available, then recoverable amount cannot be determinable। सर क्यों? दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था एक चीज। क्या बताया था? ये यहां पे हम रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट कर रहे थे। एस्टिमेट करेंगे तो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास एस्टिमेट करने के, ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट कर रहे थे दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं आज उसको बेचने जा रहा हूं तो कितना पैसा मुझे जनरेट हो जाएगा, और अगर मैं उसको यूज करता हूं और 4 साल और यूज कर लेता हूं तो कितने कैश फ्लो जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर अगर दोस्तों मैं बेचने गया और मुझे पता चल रहा है बेचने पे मुझे 20,000 मिल सकते हैं, एस्टिमेट किया मैंने 20,000 मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं यूज करने के लिए जाऊं लेकिन मेरे पास कैश फ्लोज ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं वैल्यू यूज निकाल पाऊंगा? नहीं। इसका मतलब असेट को यूज करने लायक ही नहीं बची, असेट यूज करने लायक ही नहीं बची। ध्यान समझना। और अगर असेट यूज करने लायक नहीं बची तो फिर उसकी आप रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकते अकेले। फिर आप इसको कहां ले जाओगे? सीजीयू के अंदर ले जाओगे। ओके, याद आया, मैंने सीजीयू ऐसे ही चालू किया था एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे। याद आया? सीजीयू। हाँ, मतलब सर सबसे पहले हम इंडिविजुअल असेट को इंपेयर करेंगे। इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट कब पॉसिबल नहीं होगा? जब उसका वैल्यू इन यूज हमें पता नहीं होगा। वैल्यू इन यूज कब पता नहीं होगा? जब हम उससे कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब कैश फ्लो ही जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या हम उसे यूज कर पा रहे हैं? असेट को नहीं कर पा रहे। जब हम यूज ही नहीं कर पा रहे उसको, जब हम असेट को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाल पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर। यू कैन नॉट यूज इट। देन उस असेट को आप इंपेयर करने के लिए पता कहां ले जाओगे? सीजीयू में ऐड कर दोगे। दैट वी विल डिस्कस इन सीजीयू पार्ट। पक्का? यहां तक सब समझ में आ गया सभी को? अंजलि, भरत, ध्रुव, दुर्गा, जतिन, कीर्ति, खुशी, काव्य, झलक, कोयल, कृष्णोत्तमा, मोहित, प्रणेहा, नितिन, एवरीबडी ओके। याद रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा। मतलब सर फेयर वैल्यू गिवन है तब भी? हाँ, तब भी। अपना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैश फ्लो जनरेट कर रही है एसेट की। अगर कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रही, इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो साला तुम उसका इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकाल सकते हो? उसको फिर सीजीयू में ऐड करो। यू कैन नॉट डिटरमाइन रिकवरेबल अमाउंट ना। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो ध्यान से। ध्यान से देखो सर, अपने को क्या गिवन है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट 1 जनवरी को 80,000 है। डेप्रीशिएशन 10% 1 जनवरी 2023। कहना इसी कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है। हाँ, ध्यान से एक कैलकुलेटर साथ में रखना, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं जवाब देना है। डेप्रीशिएशन 10% ऑन एसएलएम गिवन है। फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2025, मतलब 2 साल बाद की गिवन है 40,000। एक्सपेंस टू डिस्पोज द असेट 7,000। 2023, 24 और 25 3 साल है। सॉरी, ये ध्यान से रखना, याद रखना कैलेंडर ईयर गिवन है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 पूरा, 2024 पूरा और 2025, मतलब 3 साल बाद की गिवन है। और 3 साल तक के कैश फ्लोज भी गिवन है आपको। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू एट द ईयर एंड ऑफ 2025 5,000 गिवन है। डिस्काउंटिंग रेट आपको 10% पर एनम गिवन है। बोल रहा है डू अकाउंटिंग एज पर एस 28। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट निकालना है। स्टेप नंबर 1, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। यस नो? इंपेयरमेंट की डेट क्या है? 31 मार्च।
क्योंकि उसी डेट के सारी चीजें गिवन है। तो 31 मार्च की कैरिंग अमाउंट निकालो। कॉस्ट एज पर 1 जनवरी 2023 80,000। डेप्रीशिएशन 3 साल के लिए लगा दो, 80,000 इंटू 10% इंटू 3 24। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2025 56 आ गया। 24,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। क्या इसमें कोई फेयर वैल्यू का ड्रामा था क्या? नो, नहीं था। स्टेप नंबर 2, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए इंपेयरमेंट निकालने के लिए। तो मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज है 40,000 लेस 7,000 सेलिंग एक्सपेंस 33,000। बी, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए मैंने क्या किया, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, और इसका टोटल कर दिया, तो ये आ गया इतना। सर 2025 दो बार क्यों लिखा है? याद रखना बच्चों, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन थी ना, तो स्क्रैप वैल्यू भी तो थर्ड ईयर के एंड पे ही आएगी। आप इसको 20,000 करके लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन मेरी सलाह मानो 15,000 अलग और स्क्रैप वैल्यू अलग लिखो, पक्का, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ये देखो 33,000 आपका फेयर वैल्यू है, 41,400 क्या है वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर। 41,000 इज योर रिकवरेबल अमाउंट नाउ। तो अब आपने इंपेयरमेंट लॉस निकाला स्टेप 3 में। 56,000 थी आपकी कैरिंग अमाउंट, लेस करोगे रिकवरेबल अमाउंट, कहना इसी ये आ गया आपका इंपेयरमेंट लॉस। एंट्री क्या पास करोगे, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, और पूरा का पूरा पीआरएल में चला गया। स्टेप नंबर 5, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? सर आपका कैरिंग अमाउंट था 56, लेस कर दिया इंपेयरमेंट लॉस, तो कहने से रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू नथिंग बट फेयर रिकवरेबल अमाउंट ओनली। और इस क्वेश्चन को करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद ही हमने स्टेप्स निकाले थे। 5 स्टेप्स में हमारा इंपेयरमेंट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, कैरिंग अमाउंट टिल द डेट ऑफ इंपेयरमेंट या ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। स्टेप नंबर 2, रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। स्टेप नंबर 3, अच्छा इसमें क्या करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। स्टेप नंबर 3, इंपेयरमेंट लॉस। स्टेप नंबर 4, जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछी है। स्टेप नंबर 5, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। कर पाओगे हाँ या ना? पक्का। तो अब हमने इस एएस में जितनी चीजें क्वेश्चंस जितने गिवन है उससे रिलेटेड हमने 80-90% एएस खत्म कर दिया है। बस सीजीयू की बारे में बातें रह गई हैं, लेकिन उसके पहले इंडिविजुअल एसेट के सारे क्वेश्चन खत्म कर दें अपन। चलो आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने याद है इसमें आपको बोला था एक इंडिकेशन ईयर से रिलेटेड वाली। Argo Industry Limited gives you the following estimate of cash flows relating to PPE on 31st December 2001. The discount rate is 15%. ठीक है, ये उसके कैश फ्लोज दिए। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2006 है 1,000 lakhs की। ठीक है, पीपीई परचेज कब करी इन्होंने? 1 जनवरी सन 2000। ये 20XX लिखा है मतलब 2000 है, और आपको कैश फ्लोज कब से दिए हैं? 2001 से दिए हैं, ईयर एंड 1 से दिए हुए हैं। हाँ, 20XX का मतलब होता है 2000 और 20X1 का मतलब होता है 2001। समझे कि नहीं? ये हो गया 1000, ये गिवन है 40,000 लैक्स। यूजफुल लाइफ 8 साल। नेट सेलिंग प्राइस ऑन 31st December 2001 20 कैलकुलेट on 31st December 2001 कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001 के एंड में कैरिंग अमाउंट मतलब सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन लगा के निकाल लोगे। ये हमारा कुछ और नहीं, स्टेप नंबर 1 है। यस और नो? यस नो? ग्रेट, निकाल के बताओ कितना होगा। आप मुझे निकाल के बताओ, चलो फटाफट से बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो आपने कैसे निकाला, देखो वापस देखो, सिंपल। इसमें आपने क्या किया, 3 साल का डेप्रीशिएशन लगाया होगा 40,000 में, और वो करने के बाद आपके पास बच रहा है 25,375 के आसपास कुछ, है ना? यही आ रहा था ना? हाँ, उसके बाद वैल्यू इन यूज आपके पास ये सारे कैश फ्लोज हैं, और ये स्क्रैप वैल्यू, इनकी डिस्काउंटिंग कर ली तो आपके पास आ जाएगा क्या, 19,025 lakhs का वैल्यू इन यूज। इसके बाद रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, तो 20,000 विच एवर इज हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी 20,000 हो जाएगी। 5,375 का आपका क्या आ गया, इंपेयरमेंट लॉस। और
रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो अपनी रिकवरेबल है वही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन निकालना है तो कैन आई से जो हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उस पर निकालोगे। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, कितनी आपकी यूजफुल लाइफ बची थी? स्क्रैप वैल्यू लेस करोगे, डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। पहले वाले में किसी को कोई डाउट्स? क्या नहीं, वो जो मैंने एग्जांपल नंबर 8 कराया वो सिमिलर था पूरा जो हमने एग्जांपल किया। अगर आपको एग्जांपल 8 आपने रिवाइज कर लिया, क्या नहीं से आपका मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ही हो गए एक तरह से। देख लेना, अभी देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सर एक्स लिमिटेड इज हैविंग प्लांट असेट कैरिंग अमाउंट जिसकी है 100 लाख 31 मार्च को। बैलेंस शीट बैलेंस यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 इयर्स 5 लाख गिवन है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स ये दिया है, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज इफ डिस्काउंट रेट इज 10% एंड कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट इफ नेट सेलिंग प्राइस इज 60 lakhs। आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। 10% से डिस्काउंटिंग कर दोगे तो वैल्यू इन यूज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये रेजिडुअल वैल्यू भी कंसिडर कर लेना। हाँ है ना, देखो इन्होंने वैसे ही किया है। 121.92 और यहां पर 121.92 और आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज कितनी है 60, विच एवर इज हायर, तो कहना इसे रिकवरेबल अमाउंट आ गई। अच्छा लेकिन आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की 100 लाख। अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेता कि बताओ कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस, क्या आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी ना कैरिंग अमाउंट कॉस्ट कितनी है 100 100 और आपकी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 121। जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लगेगा ही नहीं ना। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, सारे लॉजिक क्लियर इन हाई डेफिनेशन अप्रोच। मजा आया कि नहीं? चल आज जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। ओके आ जाओ, रीड करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। चलो अब अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, चलो मैं भी पढ़ता हूँ। जी लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000, 2010, ये चलो 2000 मान लो, फॉर 7 करोड़, 7 करोड़ में खरीदी, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है? 7 साल है। वेरी गुड, 7 साल है, वेरी गुड, ठीक है सर। मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM and does not have any residual value. Life is very beautiful now, क्योंकि मशीन के पास क्या है? कोई रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं। फटाक से आप लगा दोगे डेप्रिसिएशन 1 करोड़ पर ईयर, यस नो? हाँ सर, 1 अप्रैल 2004 में, 1 अप्रैल 2004 में द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन रीअसेस्ड एट 5.10 करोड़, 5.10 करोड़ एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब ये असेट रिवैल्यू हुई है और इस वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ आया है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ गया होगा, उसे कहा इन्होंने भेज दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये अगर लाइन नहीं लिखते तो क्या हम इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते? क्या ये हमें एड़ा समझते हैं क्या? नहीं, हम ऑटोमेटिकली अगर कोई एसेट बड़ी है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही ट्रांसफर करूंगा। ये लिख रहे हैं छोटे, हमें पता है पहले से। ओके सर, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2006, conditions indicating impairment of the machine existed and the amount of recoverable ascertained to be 79, 79 lakhs क्या है? 79 lakhs क्या है? रिकवरेबल अमाउंट, ओके। कब? 31st March 2006 में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन, ऑल्सो शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड कैसे इसको अपनी अकाउंटिंग करेगा, प्लस ध्यान से सुनना, ये वही रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है जो मैंने ऊपर आपको समझाया था कैसे दिया रहता है। देखो, G Limited had followed the policy of writing down revaluation reserve surplus by increased charge of depreciation resulting from revaluation, मतलब excess depreciation ये revaluation से चार्ज कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई?
आ गई। तो अब मुझे बताओ ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? ऑप्शन 2, यस, यू, ग्रेट। ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन को जो फॉलो करना है वो अपन आराम से कर लेंगे, लेकिन अब एक और टिपिकल याद रखना, पता क्या याद रखना दोस्तों, ये जो 1 अप्रैल 2010 है ना, या 2000 सन 2000 है ना, ईयर 2000, इसका ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2001। फिर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 दूसरा साल। 31 मार्च 2002 के बाद फिर तीसरा कब चालू होगा? 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2003। ये 4 साल कैलकुलेट कर के बाद फेयर वैल्यू वो हो रहा है। ये 4 साल ही बच्चों को नहीं सूझ पड़ती। कई बच्चे इस क्वेश्चन को पता क्या कर दिए थे जब मैंने बैच में कराया था? 3 साल से कर दिए थे। याद रखना बेटा, आप तो अगर ऐसी कंफ्यूजन हो ना, कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सतर्क रहना है। 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 1 साल हो गया। 2, फिर ये देखो 3, और इसके बाद 4। 4 साल के बाद रिवैल्यूएशन हो रहा, मतलब मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट मुझे कब की निकालनी पड़ेगी? कब की निकालनी पड़ेगी? 4 साल बाद की। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 700 लाख। सर ये आपने ऐसा क्यों किया? 700 लाख 7 करोड़ गिवन था ना, पूरी इंफॉर्मेशन लैक्स में गिवन है, सिर्फ 2-3 फिगर है पॉइंट्स में आ रहे हैं। मुझे बताओ अगर मैं लैक्स वाला फिगर लूंगा तो ज्यादा बेटर है, चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज लेस, समझे? हाँ, क्योंकि आईसीआई यही खेलेगा ईसीएस में। आईसीआई पता कहाँ खेलेगा? आपको रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़ वाले में कंफ्यूज कर देगा। आप 7 करोड़ लोगे, देखना आपका डिप्रिशिएशन बहुत बहुत ही पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इससे बेटर ना रुपीज इन लैक्स कर दो, तो ये 700 लाख हो जाएगा। और एक और चीज वो दूसरी जगह काम मारेगा, नंबर ऑफ ईयर्स में। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पे गलती होगी, तो ये गलतियां अब नहीं होंगी, ठीक है? क्योंकि अब आपने मेरे से सुन लिया ये। हाँ, मैं ऐसा मान के ही चल रहा हूँ। सर 700, 4 साल का डेप्रिसिएशन देखो, 700 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 आ गया, इंटू 4 ईयर्स 400 डेप्रिसिएशन, करेक्ट, डन। सर ये आ गया हमारा क्या कैरिंग अमाउंट एज ऑन फर्स्ट 4, इसमें 300 है, 300 की कैरिंग अमाउंट है। इस दिन पे रिवैल्यूएशन हुआ 510 हो गई, कैसे? 5.10 करोड़, मतलब 510 लाख हो गए, मतलब बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन हुआ, बैलेंसिंग रिवैल्यूएशन हुआ। अब ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन फॉर 2 ईयर्स, डेप्रीशिएशन फॉर 2 ईयर्स 510 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 4 साल तो वेस्ट हो गए, निकल चुके हैं, 4 साल तो हट चुके हैं। अब आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची? 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये 170 इंटू 2 मतलब 340, करेक्ट, करेक्ट। अब ये 340 लेस करने के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट बची 170, और रिकवरेबल अमाउंट 79 गिवन है, कहना इसे इंपेयरमेंट लॉस 91 है, इंपेयरमेंट लॉस 91 है। चलो अब इसका ट्रीटमेंट कर लो। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 91। दूसरा, रिवैल्यूएशन रिजर्व मुझे चेक करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए वर्किंग नोट बनाया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू बी यूज्ड फॉर इंपेयरमेंट। कैसे? सर एक्सेस डेप्रीशिएशन कितना आया मुझे बताओ। सर ये देखो, एक्सेस डेप्रीशिएशन 170 हो गया, आगे जाके आफ्टर रिवैल्यूएशन पहले था 100, हर साल 100 लाख से डेप्रीशिएट हो रहा था, इस साल 170 से हो रहा, कैन आई से 70 लैक्स पर एनम। और ये 2 साल तक, 2 साल तक एक्सेस चालू होगा, डेप्रीशिएशन एडजस्ट होगा 2 साल तक। 2 साल के बाद हो रहा है ना इंपेयरमेंट, तो कहना इसे 2 साल तक डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। 70 इंटू 2 140। आपके रिवैल्यूएशन में कितना रिजर्व आ गया था? 210 लेस 140, तो आपके पास 70 बचा है, जिसे आप यूज कर सकते हो फॉर रिवैल्यूएशन इंपेयरमेंट। बस आपने क्या किया, 70 आपने यहां से यूटिलाइज कर लिया रिवैल्यूएशन रिजर्व, और पीओरएल बैलेंसिंग फिगर इंपेयरमेंट 91 का था। यहाँ पे गलती एक और क्या करेंगे पता, बच्चे जल्दबाजी में 70 लाख को ही एडजस्ट मार के आ जाएंगे। 70 लाख 2 साल के लिए, तो 140 लाख तो यूटिलाइज कर चुका है ना, और 210 में से 140 गए, तो 70 अभी भी आपकी जेब में बचा है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया तो वापस पूछ लो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से चैट बॉक्स में, बताओ एवरीबडी, ध्यान से समझना बच्चों।
210 का रिवैल्यूएशन आया था बेटा मेरे पास, आया था, कैलकुलेटर पे टाइप करके रख लो 210। हर साल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना लग रहा है सर? 100 और 170, मतलब 70 लाख हर साल रिवैल्यूएशन से चार्ज कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन। यस नो? चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? मुझे बताओ, 70 लाख एक साल में, और रिवैल्यूएशन कब हुआ है? रिवैल्यूएशन हुआ है 2004 के इनिशियल में। इसके बाद इंपेयरमेंट कब हुआ है? 2 साल बाद। मतलब मुझे बताओ, 2 साल का एक्सेस डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन से एडजस्ट हो चुका है? अगर हो चुका होगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था? 70। 70 इंटू 2 लाख 2 ईयर्स कितना हुआ? 140। तो लेस कर दो 140। 210 में से 140 गए, कितने बचे? 210 में से 140 गए, कितने बचे? 70। ये 70 हम इंपेयरमेंट में यूज कर लेंगे। आ गया कि नहीं? पक्का? हाँ, बस वही किया हमने, और ये एंट्री हमने पास कर दी। खत्म। डन। ओके। नाउ सेम सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। आ जाओ, इसको फटाफट से खत्म कर देते हैं। सर एक्स ने परचेज करी है पीपी, अभी आपको एक्स याद आ रहा है? स्क्रीन अटक गई क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन अटक गई है क्या? नहीं बेटा, आपके वहां पे प्रॉब्लम है, सभी का क्लियर आ रहा है, नहीं हुई। चलो, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी पीपी 4 साल पहले, कितने की खरीदी? 150 लाख। 4 इयर्स एगो, एगो मतलब पहले, कितने में खरीदी थी? कॉस्ट है, डेप्रिशिएट किया 10% पर एनम एसएलएम पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इट हैज रिवैल्यूड द असेट एट ₹75, मतलब ये रिवैल्यूएशन कर दिया इन्होंने, और कितने पे पहुंचा दी? 75। पक्का? revalued the asset at 75 lakhs and has written off the loss on revaluation to the profit and loss account. However, on the date of revaluation, the market price is 67.50 lakhs. मतलब ये fair value given है. Expected disposal cost 3 लाख से, मतलब मुझे बताओ ये cost to sale given है? Yes or no? हाँ सर। What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that fair value for the revaluation purpose is determined by market value and value in use is estimated 60 लाख? लो, आपको कैश फ्लोज भी नहीं निकालने, आपको डायरेक्टली वैल्यू इन यूज दे दी। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना? अब ध्यान समझना गलती कहां होगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए इंपेयरमेंट के लिए? कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। कॉस्ट कितनी है? 150। 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ 10% से, 10% से लगाओ जरा, तो 15 आएगा, और 4 साल की मतलब 60। तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी बची 4th ईयर पे? 90। लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसने असेट को रिवैल्यू किया, और रिवैल्यूएशन के बाद असेट कितने की आ गई? 75 की आ गई। 90 की कैरिंग अमाउंट थी, 75 रिवैल्यूएशन के बाद है, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। ये देखो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 75 और 90 लेस 15 रिवैल्यूएशन लॉस है। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहां चला गया? पीओरएल में, उसने बोला है। ठीक है, ठीक है। ये हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई 4th ईयर पे 75। कहना इसे यहां तक सब क्लियर है? सब साथ में? ओके सर। रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट कितनी है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज 67.50 माइनस 3 64, और वैल्यू इन यूज 60। कहना इसे विच एवर इज हायर 64.5। हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट 10.50 का, 10.50 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस। और आपने एंट्री क्या कर दी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, और पीओरएल टू इम्पेयरमेंट लॉस। खत्म। इजी बीजी। कैन आई से लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल? यस नो? यस। सिमिलर पेज पे ये क्वेश्चन भी है, ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, वो आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। मतलब आफ्टर इंपेयरमेंट वाला जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे, वो वाला पूछ रहा है। बहुत आसान रहेगा ये तो, क्वेश्चन देखते से ही आपको बन जाएगा। इसमें देखो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये आपकी करंट कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट।
रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए? फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज। इन्होंने डायरेक्टली देके रखी 12 लाख की रिकवरेबल अमाउंट। मुझे बताओ, आपका इंपेयरमेंट लॉस 15 लाख आ जाएगा, 27.3 माइनस 12, और इसको आप कहां पे चार्ज कर दोगे? या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व गिवन हो, या फिर डायरेक्टली पीओरएल से आपको रिवैल्यूएशन गिवन था 14 लाख, तो 15.30 में से 14 लाख कहां चला गया? रिवैल्यूएशन में, और बाकी पीओरएल से एडजस्ट करवा दिया। बताओ, इस ये तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आने लायक है, ये तो डिस्क्रिप्टिव में आने लायक ही नहीं है कि नहीं? मुझे बताओ क्या था इसमें। डन, आगे बढ़े। हाँ सर। सर, इफ इन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अबाउट, ये वही वाली बात है जो मैंने ऊपर बोली थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज नहीं गिवन है, तो वैल्यू इन यूज इज रिकवरेबल अमाउंट। डन। लेकिन वैल्यू इन यूज इज नॉट अवेलेबल, देन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कांट बी डन इंडिविजुअली, कांट बी डन इंडिविजुअली। मतलब फिर हम कहा जाएंगे? सीजीयू पे। इस एसेट को कहा ले जाएंगे? सीजीयू। डन। अब एक नया कंसेप्ट समझ लो, नया कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, इंडिविजुअल एसेट्स के इंपेयरमेंट से रिलेटेड। याद रखना दोस्तों, अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज, किसी एसेट की फेयर वैल्यू ही नहीं पता है, मैंने आपको एग्जांपल याद है क्या दिया था? याद आ रहा है? मेरे मेरे पास ना वो पापा के जमाने की एक साइकिल है एटलस, वो 24 इंची साइकिल, आज उसको बेचने जाओगे कोई वैल्यू नहीं है, तो कहना इसे फेयर वैल्यू इज जीरो। फेयर वैल्यू इज जीरो और नॉट। लेकिन अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वहां तक, अब कहां तक, कहां पे बेचूंगा मैं उसको? भंगार वाले के यहाँ बेचने जाऊंगा, तो भंगार वाले के यहाँ तक जब मैं साइकिल लेके जाऊंगा उसका कुछ खर्चा लग गया, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। यस नो? हाँ या ना? मान लो, ठीक है। और वैल्यू इन यूज भी जीरो है उसका, क्योंकि क्या वो एसेट मेरे कैश फ्लोज बनाने के लिए कुछ काम आ रही है क्या? नहीं। और मुझे रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, तो याद रखना ऐसे केस में ये देखो, वैल्यू इन यूज जीरो है, फेयर वैल्यू भी जीरो है, कॉस्ट कॉस्ट टू डिस्पोज 5,000 है, तो कहना चाहिए नेगेटिव 5,000 आ जाएगी मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज। अब जीरो और नेगेटिव 5,000 विच एवर इज हायर, जीरो इज हायर, ये मैथ से बेसिकली। तो मेरी वैल्यू इन यूज कितनी आ गई? जीरो। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? पूरा 40,000। अकाउंटिंग कैसे करनी है ध्यान समझना। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 40,000 का, लेकिन क्या 40,000 का लॉस हुआ है या 5,000 का खर्चा भी तो लग गया? हाँ, 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा भी तो लगा था, वो कॉस्ट टू सेल। तो कहना इसे पीओरएल में तो 45,000 गए, पीओरएल में चार्टर्स 45,000 गए, टू इंपेयरमेंट लॉस 40, और 5 का प्रोविजन ऑफ डीएसआर। डीएसआर क्या होता है? प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। डन। सर, ये प्रोविजन ऑफ डीएसआर क्यों? चार्टर्ड, उसके लिए तो आपको बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। अभी रिवीजन के लिए इतना ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई केस आया तो अपन प्रोविजन ऑफ डीएसआर को से सेलिंग एक्सपेंस को राइट ऑफ मार देंगे, बैलेंसिंग फिगर रहेगी। डन। ऑल्दो आपको पता है लॉजिक मैंने क्या दिया था, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ, वी आर हियर फॉर रिवीजन। ओके, तो इस केस में वो आ जाएगा 5,000 बैलेंसिंग। एम आई क्लियर? यस नो? और इस पे सीधा सीधा एक 11th वाला क्वेश्चन है, और 11th वाले क्वेश्चन में, मॉड्यूल के 11th वाले क्वेश्चन में, यहां तक के 3 पार्ट्स तो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा खास नहीं। 4th वाले में उन्होंने यही बात बोली, इफ वैल्यू इन यूज इज जीरो एंड एंटरप्राइज वेयर इनकर्ड 2 lakhs कॉस्ट टू डिस्पोज द प्लांट, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2? तो मैंने यहाँ पे देखो 4th वाला लिखा था पूरा, कि कैरिंग अमाउंट तो अपन ने पार्ट 1 से ही 60 निकाल ली थी, रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज जीरो और वेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज लेस 2 lakhs, तो ये जीरो आ जाएगा और पूरा इंपेयरमेंट लॉस 60 लाख का हो जाएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी? पीओरएल अकाउंट डेबिट 62 टू इंपेयरमेंट 60 टू प्रोविजन फॉर डीएसआर 2। ये देखो 4th वाला पार्ट मैंने बता दिया 11th क्वेश्चन का, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। वही पहले वाले में कैरिंग अमाउंट निकालनी है डेप्रीशिएशन लगा के, फिर दूसरे में अपने को क्या निकालना है? इंपेयरमेंट लॉस,
इम्पेयरमेंट लॉस में उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज में क्या बोला था? देखो एक एक चीज यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वैसे होंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला था? नेट सेलिंग प्राइस 31 मार्च को 30 लाख है, लेकिन जो डिक्लाइन हो जाएगी 20% से, तो 30 माइनस 20% लिख के आप ले लोगे फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज 35 लाख है, लेकिन 30% से वो भी कम हो जाएगी, तो 35 लेस 30%। बस वही किया है अपन ने, देखो 30 लेस 20, 35 लेस 30%, विच एवर इज हायर। खत्म, डन, पक्का। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी चीज पे दिया हुआ था, देखो, असेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉस विच हैव बीन रिसेंटली इनेक्टेड। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लो मॉड्यूल का, वही सेम जीरो वाली पे है। asset has to be destroyed as per the law. The asset carried in the balance sheet at year end is 6 lakhs. Cost of destroying the asset is 70. How the asset is accounted for? So cost of 70,000 is to destroy asset is nothing but cost of DSR. So entry will be PRL account debit to provision for DSR. क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर अपन अपनी एग्जांपल के हिसाब से जाएंगे तो 6 लाख का असेट आ रहा है, वैल्यू इन यूज 0, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज लेस 70,000, इंपेयरमेंट लॉस 60, और आपका एंट्री ओवरऑल ऐसे हो। डन, 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 यस और नो? यहां तक सब साथ में हैं? बहुत बढ़िया सर। इंपेयरमेंट लॉस लग गया, इंपेयरमेंट चार्ज हो गया, असेट रिकवरेबल अमाउंट पे आ गई। अब कहना ही से दुख के बादल कभी ना कभी तो छटेंगे, छटेंगे कि नहीं चार्टर्स? तो कहना ही से जो मैंने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करके रखा है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? सर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना, याद रखना, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन इसके मॉड्यूल में नहीं है, बट थियोरेटिकली गिवन है, तो मैंने आपको बता देता हूँ। S28 रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस के लिए बोलता है, लेकिन उसके लिए भी क्या बोलता है? सिम्टम्स दिखने चाहिए कि रिवर्सल कर सके अपन। कितने अमाउंट का? अमाउंट कितना सर? जितना चार्ज किया उतने तक का, या फिर अगर मान लो इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो उतने तक का। ध्यान से समझते हैं कैसे। सर S28 permits reversal of impairment loss provided there are indicators of impairment reversal of impairment already charged। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे होगी? रिवर्स एंट्री। पिछली बार अपन क्या करते थे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, इस बार रिवर्स एंट्री मारी है, प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट रिवर्सल, इंपेयरमेंट रिवर्सल टू P&L टू RR इफ RR was earlier used for impairment loss। RR हम कब यूज करेंगे? अगर पहले भी इंपेयरमेंट करते वक्त हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया था, तो रिवर्सल के टाइम पे भी RR यूज करें। ये बात समझ में आ गई? ये दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा सर, अमाउंट ऑफ रिवर्सल। अमाउंट ऑफ रिवर्सल उसने बोला कैन नॉट एक्सीड ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस। ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस मतलब जो ओरिजिनली आपने इंपेयरमेंट चार्ज किया उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। दूसरा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल। देखो अभी आपकी जो कैरिंग अमाउंट है उसमें अगर आप रिवर्सल करोगे इंपेयरमेंट लॉस का, तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बताओ सब लोग, चार्टर्ड बताओ। मेरे पास एक असेट था 100 रुपए का, उस पे मैंने 30 रुपए का इंपेयरमेंट लगाया, तो मेरे पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई 70। अब कुछ सालों के बाद वो असेट और घट के हो गया 40 का। 40 के बाद मेरे को वापस से रिवर्सल करना है इंपेयरमेंट का, तो मुझे बताओ जब मैं रिवर्सल करूंगा तो वापस से 30 रुपए एड बैक करूंगा, तो बढ़ेगी कॉस्ट या घटेगी? सर इंक्रीज होगी। वेरी गुड, सभी का आंसर आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर इट मींस इट बट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, AS28 क्या बोलता है? इट कैन नॉट एक्सीड कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट हैड इंपेयरमेंट लॉस वाज नॉट बी। मतलब वो बोल रहा है कि आप बढ़ा दो, आपको बढ़ाना है आप बढ़ाओ, लेकिन उतना ही बढ़ाना कि मान लो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी ना इंपेयरमेंट लगने के पहले, उससे ज्यादा ना हो जाए। अगर इंपेयरमेंट लगता ही नहीं तो उस हिसाब से जो आज की डेट पे कॉस्ट होती, उस हिसाब से ही आपको रिवर्सल पे
अमाउंट रिवर्सल के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट अगर इम्पेयरमेंट लगता ही नहीं, ये लाइन वापस से पढ़ना। तो चार्टर्स हमने जैसी ये लाइन पढ़ी है, हमारा ना लाइफ वॉज हेल, हमको कुछ सूझ ही नहीं बेटा क्या बोलने वाले हैं। मैंने फिर बोला था सपोज, है ना। अच्छा, ये चार बातें समझ में आएगी नहीं ऊपर की, चार बातें ऊपर की समझ में आएगी नहीं। रिवर्स इफेक्ट डालेंगे, हाँ। अमाउंट ऑफ रिवर्सल कितना है, ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिनल इंपेयरमेंट लॉस जो था उसको एड बैक कर दिया, तो कहना इसे अब मेरी असेट की जो प्राइस है वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आफ्टर रिवर्सल। लेकिन वो जो प्राइस है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा, अगर असेट की डे वन पे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी और इंपेयरमेंट लगता ही नहीं तो आज कितनी कॉस्ट होती, उस कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सपोज इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सर मेरी कैरिंग अमाउंट थी 10 रुपए, कितनी थी बेटा, 10 रुपए। रिकवरेबल अमाउंट है 7 रुपए, कहना इसे मैंने इंपेयरमेंट कितने का चार्ज किया, इंपेयरमेंट कितने का चार्ज किया जल्दी बताओ। जो ऊपर की चार चौथी बात है ना, इसमें कई बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे करा है। ये एग्जांपल अगर आप समझ जाओगे ना तो ऊपर की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितने का लगाया बेटा, 10 की असेट है, 7 की रिकवरेबल है, तो इंपेयरमेंट लॉस 3 का सामने ही लिखा है। कीर्ति, कीर्ति लिख रही 7, व्हाट हैपेंड कीर्ति, डोंट डू दिस। कुछ पी के बैठे हैं क्या अपन, नहीं नहीं। अच्छा, जैसे ही इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया, कैन आई से नाउ रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 7, 7 हो गई। अच्छा, कुछ सालों बाद रिकवरेबल अमाउंट 11 हो गई, कहना इसी दुख के बादल छट गए, दुख के बादल छट गए, इसीलिए शायद रिकवरेबल अमाउंट 7 हो गई, ज्यादा हो गई। जैसे ही 7 हो गई तो 7 से ज्यादा 11 हो गई, कहना इसे इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल आ गया, इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल आ गया, कहना इसे अब मुझे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस करना पड़ेगा एवरीबडी। हाँ, तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट हेड इंपेयरमेंट लॉस वाज नॉट देयर, पहले वो निकाला फॉर रफ पर्पस। क्यों निकाला, क्योंकि AS28 क्या बोलता है, आपको कितना मैक्सिमम कितना इंपेयरमेंट लगाना है, इतना लगा दो कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट उतनी हो जाए कि अगर इंपेयरमेंट नहीं लगा था उसके बराबर। तो इंपेयरमेंट नहीं लगता तो कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी रहती डे वन पे ही, 70। और मान लो इतने सालों में 3 रुपए का डेप्रीशिएशन लग गया, तो मेरी कितनी वैल्यू हो रही थी एसेट की, 7। ये बात समझ में आई सभी को कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आई जल्दी बताओ, एवरीबडी आई एम वेटिंग। करेक्ट सर, आपने बिल्कुल ये बोला कि अगर इंपेयरमेंट नहीं लगता तो आज मेरी एसेट की वैल्यू कितनी होती, 10 रुपए थी, अगर 10 रुपए ही तो थी कैरिंग अमाउंट, थी ना, और मान लो 3 का डेप्रिसिएशन लग गया तो आज मेरी एसेट 7 रुपए की होती। अब आते हैं रियलिटी पे, रियलिटी पे, रियलिटी पे मेरी एसेट कितने की थी, 7 रुपए की, बिकॉज ऑफ एम्पेयरमेंट, बिकॉज ऑफ एम्पेयरमेंट 7 रुपए की थी। हाँ, तो सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर आफ्टर इंपेयरमेंट, तो सर 7 रुपए, और मान लो इसमें लग जाता 2 रुपए का डेप्रीशिएशन, मतलब आज कितनी वैल्यू है, 5, 5, यस नो। अच्छा, AS28 कितना रिवर्सल अलाउ करता है सर, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट कितना था, 3, 3 ही तो था, कहना इसे मैंने 3 फिगर निकाले, 3 फिगर निकाले, कौन कौन से, अगर इंपेयरमेंट नहीं लगता डे वन पर तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी होती, इंपेयरमेंट लगने के बाद आज मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, और मुझे कितना इंपेयरमेंट रिवर्स करने के लिए बोल रहा है। मतलब आज मेरी वैल्यू 5 है, और मैं अगर इसमें 3 ऐड कर दूं तो कितनी हो जानी चाहिए, कितनी हो जानी चाहिए, 8। लेकिन ये तो फिर 8 अगर हो गई तो ये तो 7 से ज्यादा हो गई ना, मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट 7 से ज्यादा हो गई। बट AS28 क्या बोलता है, 7 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब मैं रिवर्सल कितना कर पाऊंगा, मैक्सिमम कितना कर पाऊंगा,
2, मतलब अलाउड कितना है मुझे 3, लेकिन मैक्सिमम अलाउबल कितना है, मतलब मुझे अलाउड कितना है 3 मैक्सिमम, लेकिन मैं कितना कर पाऊंगा अलाउड 2। मैक्सिमम अलाउड कितना हो जाएगा मेरा 7 माइनस 5 2, ये कहां से आया 7 माइनस 5 2, जितनी कैरिंग अमाउंट है उतना ही, यस, मतलब 7 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट, यस। तो इंपेयरमेंट रिवर्सल कितने का हुआ 2 का। कहना ही से मैंने बहुत डीपली समझा दिया, इसके क्वेश्चन नहीं है इसलिए अपन इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, ये सेम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ देख लेना। अब आ जाते हैं सीजीयू पे, लास्ट कंसेप्ट सीजीयू, सीजीयू पे आ जाते हैं। सीजीयू के पहले, इससे पहले मैंने सारी इंडिविजुअल असेट की सारी बातें कंप्लीट कर दी। क्या आपको पूरा क्लियर है? पूरा 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। ये एएस अपन ने करीबन 6 घंटे पढ़ा था, 7 घंटे। क्या ये पूरा क्लियर है बेटा आपको? प्लीज बताइए। तो बेटा सीजीयू क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले हमने क्या सीखा? इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट। इंडिविजुअल असेट का इंपेयरमेंट जैसे मैंने सीखा तो मैंने आपको क्या बोला? कैरिंग अमाउंट चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। सर अगर मैं आज बेचने जाता हूं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज मुझे चाहिए, यस और नो। साथ ही साथ मुझे ये असेट कितना और बेनिफिट दे सकती है, उसके लिए मुझे उस असेट के से रिलेटेड कैश फ्लोज पता करने पड़ेंगे। वो कैश फ्लोज मुझे पता चल गए तो कहना इसे मैं वैल्यू इन यूज निकाल लूंगा। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज, विच एवर इज हायर इज माई रिकवरेबल अमाउंट। जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैं यहाँ पे इंपेयरमेंट निकाल पाऊंगा उस असेट का, इंडिविजुअल असेट का। बट बट मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज तो है ही नहीं, तो सर कोई बात नहीं, वैल्यू इन यूज को ले लो, रिकवरेबल अमाउंट, बात खत्म, और एसेट का इंपेयरमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन सर वैल्यू इन यूज ही नहीं निकाल पा रहे हो आप। ओ, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ वैल्यू इन यूज जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। यहां पर वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल। इफ इट इज कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल, देन व्हाट यू हैव टू डू? You have to include that particular individual asset to a group of asset known as cash generating units. सर कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं इस क्लासरूम में बैठा हूं, ठीक है, क्लासरूम में बैठा हूं, तो मेरे पास जो असेट्स हैं, कई सारे असेट्स डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, बट कुछ असेट्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रांड नेम क्या है? नाहटा। नाहटा की जो गुडविल है ना बेटा, गुड्डू, हेलो, जो गुड्डू है ना, ब्रांड नाहटा, क्या वो डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? नो, बट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल टू नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी इज जनरेटिंग मी इनडायरेक्टली कैश फ्लोज, यस और नो? तो कैन आई से दिस गुडविल of brand name Nahata is indirectly generating cash flows, yes or no? लेकिन क्या डायरेक्टली जनरेट कर रही है? नहीं। तो मुझे बताओ, ऐसे असेट्स का भी तो इंपेयरमेंट करना है मुझे, तो ऐसे सारे असेट्स जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर जनरेटिंग कैश फ्लोज, इनको मैं सीजीयू में लेके आ जाता हूं। तो देखो पढ़ो, it may happen that a particular asset shows indication of impairment but it does not have its individual recoverable amount। रिकवरेबल अमाउंट कब नहीं होगी उसकी? जब उसकी वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पा रहे। वैल्यू इन यूज कब नहीं निकाल पा रहे? बिकॉज कैश फ्लो ही जनरेट नहीं कर रही है वो असेट। हाँ, जैसे कि यहां पे लगा हुआ पंखा, ये भी तो इनडायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। बच्चा यहाँ पे प्रॉपर एटमोस्फेयर पे तभी तो यहाँ पे बैठ पा रहा है। तो ये पंखा जो है दैट इज इनडायरेक्टली जनरेटिंग कैश फ्लो, यस और नो? दिस कैमरा, this camera is not indirectly generating cash flow, this camera is generating me cash flow directly by by giving facility to online students, yes or no? तो ये कैमरे को मैं डायरेक्टली इंडिविजुअली इंपेयर कर दूंगा, लेकिन क्या ये फैन को कर पाऊंगा? ये टेबल, ये जो टेबल कुर्सी रखी हुई है, क्या मैं इनको यूज कर सकता हूं क्या? ये डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं क्या? हाँ, बच्चा बैठेगा कहाँ ऑफलाइन वाला, हेलो, ओके। जो डायरेक्टली करेक्ट है, डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, तो उनको इंडिविजुअली इंपेयरमेंट होगा। लेकिन जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब वो इंडिविजुअली इंपेयर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बस इतना, मोर देन एनफ।
देखो इसमें रीजन भी लिखा दिया था, सिंस समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कैश फ्लोज अट्रीब्यूटेबल टू इंडिविजुअल असेट, मतलब आप उसका वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते। जब वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते तो क्या वो असेट इंडिविजुअली इंपेयर हो सकती है? नो। फिर आप उसको एक ग्रुप में डाल दोगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नाटा एकेडमी में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी फीस आ रही है, क्या नहीं सी उस फीस के आने के बाद ही तो टीचर्स को पैसे मिलते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है, हर्षित भैया को वेजेस मिलती है, यस और नो? तो कहने से अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली जनरेट कर रहा है कैश फ्लोस, गिविंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या वो ऑटोमेटिकली जो एक तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट? हाँ। तो ऐसे सारे एसेट्स को एक जगह पर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान, हाँ अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और फिर एक क्वेश्चन है, ध्यान से, इधर 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 स्टार्टेड, ध्यान से, इधर स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूं। मेरे पास एक असेट है, असेट नंबर ए, असेट बी, ये दोनों इंडिविजुअली इंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली इंपेयर हो गए। उसके बाद एक असेट है मेरा गुडविल, गुड्डू, हेलो, हेलो, एक असेट है मेरा पीजीयू, एक मिनट रुक लो, मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ, इसी में ले लेते हैं ना, ध्यान से देखना। तो एक असेट है ए, इस ए को मैं कब तक इंपेयर करूंगा? जब तक मेरी रिकवरेबल अमाउंट जीरो ना हो जाए, यस और नो? मतलब या तो असेट कंप्लीटली वाइप आउट ना हो जाए, खत्म। ए एसेट का इंपेयरमेंट हमने देख लिया, इंडिविजुअल एसेट ऊपर। रिवर्सल कब होगा? जब इंडिकेटर दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक असेट है बी, एक असेट है बी, ठीक है, इसको मैं इंपेयर कर रहा था, लेकिन सर इसका वैल्यू इन यूज ही नहीं पता है मुझे, तो इसको मैं सीजीयू में डाल दूंगा। सीजीयू में मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, गुडविल है ना, और एक असेट है सीडी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक असेट है मेरा ए, जिसका इंपेयरमेंट लगाया मैंने। इंपेयरमेंट लगाने के लिए मुझे चाहिए थी कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे चाहिए था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज एंड वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर, ठीक है। ये आया, ये आया, ये आ गया मेरा इंपेयरमेंट लॉस। जिस दिन ये रिकवरेबल अमाउंट जीरो हो गई, कहना इसी एसेट मेरे लिए किसी काम का नहीं, वाइप आउट हो जाएगा, रिटायर कर दूंगा मैं उस एसेट को। फिर मैं वेट करूंगा, अगर वो एसेट रखा हुआ है कि मान लो दुख के बादल छट जाएं, दुख के बादल छट जाएं और रिवर्सल हो जाए। ये तो हो गई बात इंडिविजुअल की। अब मेरे पास एक और एसेट था बी, एक मेरा सीजीयू बना था, मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, उसमें गुडविल था, है ना, फैन था, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे, ठीक है कुछ। तो ये मेरे सीजीयू, सीजीयू के अंदर क्या क्या था? एक तो मेरा गुड्डू, एक मेरा एसेट डी, एक मेरा एसेट ई। समझ में आया? हेलो, ठीक है। अब ध्यान समझना, इस एसेट में बी में प्रॉब्लम पता क्या हुई? इसका फेयर वैल्यू पता था मुझे, लेकिन वैल्यू इन यूज डिटर्मिनेबल नॉट डिटर्मिनेबल। तो क्या मैं इसे इंपेयर कर सकता हूं क्या? जल्दी बताओ। नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे इसे इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी इसे एक और एसिड आ जाएगा इसमें बी, यस नो? अब 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 ये क्या बन गया? एक ग्रुप। इस ग्रुप को क्या वो नाम, इस ग्रुप का नाम क्या है? सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। इस सीजीयू का मैं इंपेयरमेंट करूंगा। इंपेयरमेंट करने के लिए अगेन मुझे क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू, कैरिंग अमाउंट ऑफ द ग्रुप चाहिए, दैट इज सीजीयू। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ग्रुप चाहिए, सीजीयू। हेलो, अब ध्यान समझना, कैरिंग अमाउंट कैसे निकालूंगा? मेरे पास कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए पता क्या तरकीब है? इसका इंडिविजुअल असेट का कैरिंग अमाउंट निकाल लो, प्लस इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो, प्लस इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो, प्लस इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो, और इन चारों को ऐड करके मान लो आ रहा है ₹10। तो मुझे बताओ ₹10 मेरा क्या हो जाएगा? सीजीयू का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा कि नहीं? चार्टर्स प्लीज टेल मी, यस और नो? पक्का? डन। अब मुझे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा इसमें? सर एक तो निकाल लो फेयर वैल्यू और
और निकाल लो वैल्यू इन यूज। तो वो आपको क्वेश्चन में सीजीयू की इंफॉर्मेशन देके रखेगा कि भैया सीजीयू की फेयर वैल्यू इतनी है और सीजीयू का वैल्यू इन यूज इतना है। यहां पर रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअली नहीं निकलेगा, याद रखना। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दीज, ये जितने भी है ना, नॉट इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली नहीं निकलेगा। मतलब कहने से पूरे ग्रुप का ही रिकवरेबल अमाउंट निकलेगा। हाँ, ऐसा मत कर देना कि सर मान लो क्वेश्चन में आपको डी का रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, ई का रिकवरेबल अमाउंट गिवन है और आपको सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, तो भैया इस डी और ई से कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्टली सीजीयू इसका देखना है, सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट देखना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सीजीयू का देखना है, एग्रीगेट करने मत बैठ जाना, मैं वही बोल रहा हूं। पक्का? पक्का? एग्रीगेट करने मत बैठ जाना कुशल, सिर्फ कैरिंग अमाउंट एग्रीगेट में लेनी है। ओके, गॉट इट, यस। नाउ द रिकवरेबल अमाउंट is 7. व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू? सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? 3। मुझे बताओ, 10 आपकी थी कैरिंग अमाउंट, 7 आ गया सीजीयू का, क्या ना इसे 3। अब याद रखना 3 जो आया ना, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है किसका? किसका है सर? ये पूरे ग्रुप का है। इस पूरे 3 को एलोकेट कर दो, एलोकेट टू ऑल असेट्स ऑफ सीजीयू। अब सीजीयू में कितने एसेट्स थे हमारे पास? 1 2 3 4, 4 एसेट थे, 4 एसेट थे। एस 28 बोलता है सुनो, एलोकेट तो करना है सीजीयू में, कौन से सारे एसेट्स में? सबसे पहले जितने का गुड्डू है ना उसको उतने हुआ दे दो। मान लो गुड्डू आपका है 1.5 का, तो मुझे बताओ 3 में से 1.5 इंपेयरमेंट लॉस किसका हो जाएगा? 3 में से 3 का टोटल इंपेयरमेंट लॉस था सीजीयू का, 1.5 की गुडविल है, 1.5 का एलोकेट कहां हो जाएगा? अब कितना बचा? अब कितना बचा? रिमेनिंग 1.5 बचा। रिमेनिंग जो है ना उसको आप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में कर देना ऑफ अदर एसेट्स। डन? ठीक है, मतलब सर 3 आया तो सबसे पहले मैंने गुड्डू को हटाया, गुड्डू को हटा दिया। सर गुड्डू को क्यों हटा रहे? अरे साले तुम्हारा एसेट ही वो हो जा रहा है, क्या इम्पेयर हो रहा है, इसका मतलब कुछ ढंग का परफॉर्मेंस नहीं, गुडविल का क्या आचार रखोगे? यस, गुड्डू हट गया। अब बचा डी ई बी, 1.5 आपको एलोकेट करना है। अब मान लो आपने तीनों का सेम रेशियो आ रहा था, तो मान लो 50,000 इसका, 50,000 इसका और 50,000 इसका। मान लो इनकी कैरिंग अमाउंट 1-1 लाख थी, कहना इसे 1:1:1 रेशियो आ जाएगा, यस और नो? तो यहां पे अब मान लो बाकी के एसेट्स को कैसे आपने एलोकेट किया, कैरिंग अमाउंट, बस इतना सा समझना था सीधी। कंफर्म चार्टर्स? यस नो? पूरा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम्स? सबको आ गया कैरिंग अमाउंट? डन? बता दो बस, यही मैं आपको समझा रहा था। सीजीयू में सबसे पहले गुडविल, सीजीयू के केस में गुडविल निकालनी है, गुडविल निकाल, सॉरी सीजीयू के केस में इंपेयरमेंट करना है, हाँ करना है। सर जितने भी एसेट हैं भले ही वो इंडिविजुअली इंपेयर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सीजीयू का पार्ट है? हाँ है। तो सीजीयू का पार्ट है तो आपको किसकी कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट देखनी है? पूरे ग्रुप की, इंडिविजुअल की नहीं देखनी, एग्रीगेट नहीं करनी। कैरिंग अमाउंट के लिए आप एग्रीगेट ले सकते हो, रिकवरेबल अमाउंट कभी एग्रीगेट मत लेना। डन? ओके, जो भी इंपेयरमेंट लॉस आया सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होगा, उसके बाद बाकी के रिमेनिंग एसेट्स पे उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। ठीक है बेटा? पक्का? डन? तो दिस वाज योर सीजीयू। गुडविल निकालने को नहीं कहेगा इंपेयरमेंट के क्वेश्चन में, गुडविल कभी निकालने को नहीं बोलेगा इंपेयरमेंट के क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो आपका डाउट है ये फाइनल लेवल का है कि गुडविल निकालने को भी बोल दे तो फिर वो इंड एस 36 में,
ठीक है, अभी S28 के हिसाब से इतना काफी है। लेकिन एक लास्ट चीज, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है आपका, मॉड्यूल में आ जाओ फटाफट से। मॉड्यूल में S28, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। नहीं करेगा बेटा, एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज होती है। और तू मत करके आ जाना, तूने तो लिखा ही है कि कुछ भी कर रहा है तू, तो मत कर देना। 9th क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का, लास्ट क्वेश्चन अपना इंपेयरमेंट में, फटाफट से देख लो ध्यान से। सर, गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड सचेट फिलिंग मशीन 1 अप्रैल को 60 लाख की। मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 6 years, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 कैरिंग अमाउंट वॉज 41 lakhs, ठीक है सर। Short circuit occurred in the financial year, but luckily machine did not get badly damaged. Was still in working order at the close of the financial year. Machine was expected to fetch 36 lakhs if the sold in the market. Machine by itself is not oh ये देखो, machine by itself is not capable of generating cash flows. क्या खुद से मशीन जनरेट कर पा रही है कैश फ्लोज? नो। तो उन्होंने क्या किया, however the smallest group of asset comprising of this machine also capable of generating cash flows 54 per annum। ये देखो, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट गिवन है, मतलब हमारा सीजीयू का क्या गिवन है, वैल्यू इन यूज गिवन है। हेलो, हेलो, क्या लिखा है? Smallest group of asset comprising of this machine also is capable of generating cash flows of 54 crores and has a carrying amount of 3.46 crores. All such machines put together could fetch a sum of 4.44 crores if disposed। मतलब अगर आप उनको बेचने जाओगे तो कितना कितना सम वो जनरेट कर देंगे, 4.44, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अच्छा वो बोल रहे हैं डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे इंडिविजुअली, अरे ओ अच्छा, इंडिविजुअली देखोगे या पूरे ग्रुप का देखोगे, ध्यान से बताओ, बताओ इंडिविजुअली लगाओगे या सीजीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? फटाफट से मुझे सभी के आंसर चाहिए। करेक्ट। अगेन सर, ग्रुप में था, ग्रुप में है, ग्रुप में आप इंपेयरमेंट करेंगे अगर करेंगे, क्योंकि ये सीजीयू का पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, सीजीयू का पार्ट है तो यहां पे आपको किसको देखना है, सीजीयू का कैश फ्लो कितना आ रहा है, 54 करोड़, दैट इज वैल्यू इन यूज। याद रखना 54 करोड़ इज वैल्यू इन यूज, ओके ओके सर। एंड हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.46, मुझे बताओ 3.46 क्या है कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन? अच्छा, ऑल सच मशीन पुट टुगेदर कुड, सॉरी मशीन नहीं, सीजीयू की कैरिंग अमाउंट है, कुड कुड फेच अ सम ऑफ 4.44 करोड़ इफ डिस्पोज। अगर आप बेचने जाते हो ना इन सबको, तो कहना ही से कितना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज आएगा, 4.44। मुझे बताओ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू आपको गिवन है 4.44 और वैल्यू इन यूज इतना, रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी आपकी 54 करोड़। 54 करोड़ आपकी रिकवरेबल अमाउंट है और सीजीयू की कैरिंग अमाउंट है 3.46। इंपेयरमेंट लॉस लगेगा ही नहीं, इंपेयरमेंट लॉस लगेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? हेलो, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द सीजीयू इज लेस देन द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट 54 करोड़ है, कॉस्ट ऑफ द सीजीयू 3.46 करोड़ है। हाँ, कुछ बच्चे इस पे आर्ग्यू जरूर कर सकते हैं कि सर 36 लाख में तो मशीन बेच सकते थे, बट ये तो मशीन की इंडिविजुअल फेयर वैल्यू है, क्या वैल्यू इन यूज थी क्या? नहीं। और ये मशीन किसका पार्ट है, सीजीयू का। सीजीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप, हाँ आंसर इसका पढ़ोगे ना तो ऐसे ही मिलेगा। देखो, इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ गिवन एसेट इफ इट्स सीजीयू इज नॉट इम्पेयर्ड, क्योंकि उसका सीजीयू ही इम्पेयर्ड नहीं हो रहा है। जब सीजीयू इम्पेयर नहीं होगा तो क्या एसेट इम्पेयर हो जाएगी क्या? नहीं, एसेट तब इम्पेयर होगी जब सीजीयू इम्पेयर होगा। इन द गिवन क्वेश्चन, सीजीयू विच इज ग्रुप ऑफ एसेट
to which the damaged machine belong to is not impaired, the recoverable amount is more than carrying amount of the group. Hence, there is no need for impairment loss. क्या नहीं से इतना लिख पाओगे आप? खत्म. आपको जो बहुत टेंशन थी ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 नहीं आता, नहीं बनेगा, परसों एग्जाम है, आज आराम से हो गया पूरा AS 28. कितने क्वेश्चन है करके देख लो. I hope accounting standard 28 is now easy and life is very beautiful for you guys. Yes or no? ग्रेट ग्रेट. लेते हैं 15 मिनट का ब्रेक. 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से एक और स्टैंडर्ड चालू करते हैं. ठीक है.